हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज इस सेट में 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें अच्छे लेवल का भी है और थोड़ा नॉर्मल लेवल का भी है, ठीक है। तो आप सब कोशिश कीजिएगा कि आप सबका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, ठीक है। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है जब इसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के साथ देखा जाता है। मतलब एआई, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है जब इसको एमएल और डीएल के साथ देखा जाता है। जब एआई को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के साथ देखा जाता है तो इसका मेन पर्पज होता है कि इस मशीन को इंसान जैसे सोच और निर्णय क्षमता देना, ठीक है। जैसे हम सब सोचते हैं, समझते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं ना, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के माध्यम से एआई को विकसित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप यहाँ सब एक्सप्लेन भी देख सकते हैं कि एआई का उद्देश्य मशीन को इस योग्य बनाना है कि वह इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सके। मशीन लर्निंग एआई का भाग है जिसमें मशीन डेटा से सीखती है, जबकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है। ये आप सबको कई बार ये लाइन बताया है, ये लाइन याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है। तो किसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है, डीप लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है। अच्छा, आप सबको बताए थे ना, जो डीप लर्निंग होता है वो मशीन लर्निंग का उन्नत रूप होता है, ठीक है। और डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क यूज होता है, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए, मशीन लर्निंग फीचर इंजीनियरिंग होती है, जबकि डीप लर्निंग में ऑटोमेटिक फ्यूचर्स लर्निंग होती है, ठीक है। तो यही मेन अंतर है, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक क्योंकि न्यूरल नेटवर्क पर बेस होती है, ठीक है। तो सी आंसर होगा। आप सब एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग में डेटा से पहले फीचर्स इंसान द्वारा चुने जाते हैं, जबकि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क अपने आप फीचर्स सीख लेता है। इसी कारण डीप लर्निंग को बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है। हाँ, एक कल वाले सेशन में बताए थे ना कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से अच्छा है, उन्नत है। क्यों है, क्योंकि जो डीप लर्निंग होता है ना, इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज होता है जो बड़े बड़े डेटा को आसानी से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर डेटा को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की सुविधा देता है। आप सबको बताए थे ना कि आप सब प्लेलिस्ट में जाएंगे, टॉपिक वाइज यूपी ट्रिपल एससी के लिए बनाया गया है, ठीक है। कम से कम उसमें 17-18 वीडियो होगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे प्रिंटर एक वीडियो कंप्लीट, ओएसआई लेयर एक वीडियो कंप्लीट, इंटरनेट, है ना, जो भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सबको बहुत फ़ायदा होगा, वहाँ से आप सब ज़रूर देखें। और लेखपाल वाले, यदि आप लेखपाल की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो सबके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, चाहे जेई वाला, स्टेनो वाला, लेखपाल वाले, जूनियर असिस्टेंट वाले, है ना, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबको बताए थे कि ओएसआई लेयर में कुल कितना, ओएसआई मॉडल में कुल कितना लेयर होता है, 7 लेयर होता है ना। तो इसी 7 लेयर में से कौन सी एक लेयर है, जैसे यहाँ देखिए 4 लेयर तो यहाँ दिया गया है, 5 लेयर तो यहाँ दे दिया गया है ना। करेक्ट, कि कौन सा लेयर इंक्रिप्शन प्रदान करता है, तो आप बताएंगे प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य डेटा को फॉर्मेट बदलना, कंप्रेस करना और सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करना होता है। यह लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा को रीडेबल बनाती है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कौन सा रीडेबल बनाती है, तो आप बताएंगे प्रेजेंटेशन लेयर। ऐसे क्वेश्चन आप सबके पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्लाउड कंप्यूटिंग से है। कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में पे एज यू गो, देखिए बहुत लोग को ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कल आप सबको बताए थे, कल नहीं किसी सेशन में बताए थे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्राइवेट हो गया, ठीक है, और पब्लिक हो गया, और हाइब्रिड हो गया। ये सब क्लाउड के प्रकार है, बहुत सारे होते हैं। तो उसी में पूछा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में पे एज यू गो मॉडल का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है, अच्छा सबसे पहले जान लीजिए, जैसे ईमेल हो गया ना मान लेते हैं आपका जीमेल फुल हो गया, ठीक है, तब आप सबको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है, 100 रुपया 200 रुपये जो भी उसका चार्ज हो। जब आप लेते हैं तो आप सबका ईमेल, जो ईमेल होता है आपके ईमेल का स्टोरेज और बढ़ जाता है, ठीक है, फिर आप सब उसको यूज कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि जब आप सबका क्लाउड फुल हो जाता है तो आप ख़रीदते हैं, ठीक है। तो पे एज यू गो का मतलब है केवल सॉरी, जितना उपयोग करना उतना भुगतान करना, मतलब आपको भुगतान केवल उतना ही करना जितना आप स्टोरेज और यूज करेंगे। समझ में आ रही बात आप सबको? आगे क्या है देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता को उतनी ही सेवा का भुगतान करना होता है जितनी वह इस्तेमाल करता है। इससे लागत कम होती है और रिसोर्स का सही उपयोग होता है। आप सब देखते होंगे, ठीक है, जीमेल का ज़्यादा महंगा नहीं रहता हमारे समझ से। आप सब देख लीजिएगा, अगर आप सबका ईमेल खोलिएगा चेक कीजिएगा, अगर आपका ईमेल फुल होगा ना तो हमारे समझ से 100 रुपये से कम ही मंथली का चार्ज होगा, शायद 35 रुपया 40 रुपये से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा कि एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होता है क्या, कंट्रोल+A। कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। ये सब शॉर्टकट की आप सबको याद होना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, कह रहा है कि कंट्रोल ए का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे फाइल को या विंडोज में मौजूद पूरे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल में लुकअप फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या होता है। देखिए लुकअप ए वीपी में पूछा गया था, 3 लुकअप होते हैं, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप, एक होता है एक्स लुकअप, ठीक है। वी मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल लुकअप मतलब इस वर्टिकल ऐसे खड़ा खड़ा होता है ना, मतलब कॉलम में डेटा को खोजता है कौन, वी लुकअप। और हॉरिजॉन्टल में डेटा को कौन खोजता है, एच लुकअप। एक्स लुकअप मतलब दोनों, बोथ, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी खोजेगा और वर्टिकल में भी खोजेगा, ठीक है। तो एक्स लुकअप को हाइब्रिड कर सकते हैं, दोनों में खोजेगा। तो इसका मतलब है टेबल में वर्टिकल रूप से वैल्यू को सर्च करना। यहाँ देखिए जो लुकअप है केवल लुकअप कहा है, ठीक है। तो चाहे ऑप्शन में तो हॉरिजॉन्टल वाला दिया नहीं गया, केवल वर्टिकल वाला दिए, तो आप इसी को टिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला नहीं दिया तो सबसे अच्छा आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, 1 मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ सब देख सकते हैं कि लुकअप का उपयोग टेबल के पहले कॉलम में किसी वैल्यू को खोजकर उसी रो के दूसरे कॉलम से संबंधित डेटा निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ईमेल में सीसी और बीसीसी का सही अंतर क्या है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों का उपयोग ग्रुप में ईमेल करने के लिए किया जाता है। सीसी से अगर आप सब ईमेल करेंगे तो सब लोग एक दूसरे का देख लेंगे कि ईमेल किसके पास गया है, जबकि बीसीसी के माध्यम से करेंगे तो इसमें ईमेल नहीं देख पाएंगे कि ईमेल किसके किसके पास गया है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होगा कि बीसीसी में रिसिप्टियन 1 मिनट, गला सूख जा रहा है।
देखिए बीसीसी में रिसिपिएंट एक दूसरे को नहीं देख सकते, मतलब किसको किसको ईमेल प्राप्त हुआ ना, इसमें किसी को दिखाई देगा, ठीक है, जबकि सीसी में देख सकते हैं। देखिए बीसीसी का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भेजे गए ईमेल रिसिपिएंट को एक दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते हैं, जबकि सीसी में सभी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि www का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ भी वर्ल्ड वाइड वेब, तो दूसरे में तो नहीं है, और वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब, इसका काम होता है वेबसाइट को एक्सेस करना, सही है। तो पहला ही आंसर सही होगा, वेबसाइट को एक्सेस करना। आगे क्या एक्सप्लेन में भी दिया गया, देख लीजिए कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज और वेबसाइट का समूह होता है, जिसे ब्राउज़र मतलब जैसे क्रोम हो गया, ठीक है, ब्राउज़र की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। आप क्रोम के माध्यम से इस पर जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सबका क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसका मेन पर्पज होता है कि डेटा चाहे नेटवर्क हो और सिस्टम को साइबर अटैक से सुरक्षा रखना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, देखिए साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य डिजिटल डेटा हो गया, है ना, और सिस्टम मतलब आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और नेटवर्क को हैकिंग, मैलवेयर और फिशिंग जैसे साइबर अटैक से सुरक्षा रखना होता है ना, किसमें, साइबर सिक्योरिटी में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि वायरस और एंटीवायरस में सही संबंध क्या है। आप जानते हैं कि जो वायरस और एंटीवायरस को डिटेक्ट करता है, और एंटीवायरस ऐसे आप पढ़ेंगे, एंटीवायरस वायरस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है, यही बात सही है, ठीक है, ये कामा होना चाहिए। आगे क्या है, देखिए वायरस जो होता है ना, वायरस से एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, मैलिशियस मतलब गंदा प्रोग्राम होता है, खराब, है ना, जो आपके सिस्टम के फाइल को ख़राब कर देता है, जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को पहचानता है या पहचान कर उसे हटाने या रोकने में काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जनरेशन से लिया गया है। ये भी सबका सही होना चाहिए क्योंकि कई बार पढ़े हैं। कंप्यूटर जनरेशन में के संदर्भ में आईसी का पूरा नाम याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस जनरेशन में हुआ था। तो आप जानते हैं पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था, ठीक है, जो दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, तीसरे जनरेशन में आईसी आया था, चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था, ठीक है, और पांचवें जनरेशन में एआई। तो आईसी पूछा है तो आईसी की जनरेशन का है थर्ड जनरेशन का, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सप्लेन में भी दिया गया, देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, स्पीड तेज हो गया और अधिक भरोसेमंद बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पेमेंट टूल से लिया गया, कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट टूल में यूपीआई का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। तो यूपीआई का मतलब ये होता है कि इसके माध्यम से आप तुरंत और सुरक्षित डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। अच्छा, यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन होता है, ऐसा नहीं होता कि यूपीआई के माध्यम से आप पैसा अपने एक हाथ से दूसरे, इसमें वर्चुअल रूप से होता है, डिजिटली माध्यम से, ठीक है, खाता में पैसा ट्रांसफ़र होता है। आगे क्या है, देखिए यूपीआई और अन्य पेमेंट टूल्स से तुरंत, सुरक्षित और 24/7 डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव होता है, जिससे कैश की आवश्यकता कम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि शॉर्टकट की Alt+F4 का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप सबको बताए थे, ठीक है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे मान लेते हैं आप जो भी विंडोज ओपन किए हैं, ठीक है, और उसको बंद करने के लिए, डायरेक्ट बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं, Alt+F4 का। तो करंट विंडोज को बंद करने के लिए Alt F4 का यूज किया जाता है,
ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका सिस्टम हैंग वैंग कर रहा है ना, तब भी आप कर सकते हैं। Alt+F4 का यूज एक्टिव विंडोज या प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप पर यह शट डाउन ऑप्शन भी दिखा सकता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क की विशेषता क्या है ना। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है, सबको याद भी हो गया होगा। तो इसमें आपको बताए थे कि मल्टीपल हिडन लेयर होता है किसमें, डीप लर्निंग में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए कि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क में कई हिडन लेयर होती है, जिससे यह कॉम्प्लेक्स पैटर्न जैसे इमेज हो गया, स्पीच हो गया, वीडियोज को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है कि फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अच्छा, फिशिंग अटैक से क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे फिशिंग मतलब ऐसे आता है जैसे मछली पकड़ना, आप सबके समझ में आ रहा है ना। जैसे जो मछुआरा होता है, एक डंडा और एक धागे के माध्यम से मान लेते हैं तालाब हो गया, और इसमें ऐसे मतलब मछली तो गड़बड़ बन गया, चलो ऐसे मछली बन गया ना। तो ऐसे फंसाता है मतलब मछुआरा मछली को, ठीक है। तो क्या करता है, लालच देता है मछली को, मतलब चारा के माध्यम से, तभी तो फंसता है। तो ऐसे आप सबको भी ऐसे चारा दिया जाता है, आप सबको गलत मेल भेजा जाएगा और लिंक भेजा जाएगा, है ना। तो इसके माध्यम से आप सबको मतलब किया जाता, जैसे आप सब न्यूज़ सुनेंगे कि अंबानी जी ने, अडानी जी ने नए साल में रिचार्ज फ्री कर दिया है। ऐसे सब लिंक पर कभी भी आप सब अपना मतलब कभी भी क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है। ये सब फ्रॉड होते हैं। देखिए फेक वेबसाइट हो गया या ईमेल हो गया या मैसेज हो गया ना, इन सब के माध्यम से जानकारी आप सबसे चुराई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए फिशिंग में अटैकर्स नकली ईमेल हो गया, वेबसाइट बनाकर यूजर से पासवर्ड हो गया, जैसे OTP हो गया, बैंक डिटेल्स जैसी गोपनीय जानकारी हासिल करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। AI में एक्सपर्ट सिस्टम एक होता है, तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना कि इंसानी विशेषज्ञ की तरह निर्णय देना। ये सब जो AI में ऐसा प्रोसेस होता है ना, ये सब कौन करता है, एक्सपर्ट सिस्टम के माध्यम से होता है, ठीक है। आगे क्या देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम ऐसा AI सिस्टम होता है जो किसी विशेष क्षेत्र के इंसानी विशेषज्ञ की तरह सोच कर निर्णय देता है। इसमें नॉलेज बेस और इन्फ्रेंस इंजन होता है, जिससे यह समस्या का समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा का क्या महत्व है। तो ट्रेनिंग डेटा एक होता है ना, तो ट्रेनिंग डेटा किस लिए, जैसे आप सब ChatGPT से कोई सवाल पूछते हैं ना, कभी कभी वो गलत जवाब दे देता है, ठीक है। तो फिर आप उसको कमांड देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ये बात सही है, तो फिर आप सबको रिवाइज करके देता, मान लेते फिर गलत करता, फिर आप उसको कमांड देते फिर सही करके देता, तो क्या करता, सीखता है। तो मशीन को सीखने के लिए जो डेटा दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा। बी आंसर होगा, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग डेटा वह डेटा होता है जिससे मशीन पैटर्न सीखती है। जितना अच्छा और बड़ा ट्रेनिंग डेटा होगा, मशीन उतना ही सही प्रेडिक्शन और डिसीजन ले पाएगी। अभी तो गलत कर रहा है, आप सब देखिएगा 2-4 साल में ना जो ChatGPT हो गया, ग्रोक हो गया ना, ये सब एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे, है ना। बहुत कम ही गलती करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार सीखते रहते हैं। रोज हजारों डेटा ऐसा प्राप्त कर रहे हैं, लाखों डेटा, हजारों बात ही छोड़ दीजिए, लाखों करोड़ों डेटा रोज प्राप्त करते हैं सब। OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर को इसमें 7 लेयर होती हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI का हार्ट बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है एंड टू एंड डेटा डिलीवरी और एरर कंट्रोल करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच
रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र सुनिश्चित करती है। यह डेटा सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का काम भी करती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड का क्या अर्थ है? आपको बताया था ना, एक पब्लिक क्लाउड होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है, एक हाइब्रिड क्लाउड होता है। पब्लिक में सब लोग यूज करते हैं, हाइब्रिड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोग यूज करते हैं, प्राइवेट में केवल प्राइवेट ही संस्था यूज करती है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर होगा, सभी यूजर्स के लिए इंटरनेट उपलब्ध। ठीक है, तो सी आंसर होगा। देखिए, पब्लिक क्लाउड एक ऐसा सर्विस होता है जो इंटरनेट के माध्यम से सभी यूजर्स को उपलब्ध होती है। जैसे गूगल ड्राइव हो गया ना, आप सब जब मोबाइल लेते होंगे ये सब में रहता है, थोड़ा स्टोरेज रहता है। AWS ये आप सबके क्वेश्चन में पूछा गया, अमेजन का है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है। ये सब क्या है? क्लाउड है। तो AWS अमेजन का हो गया, एजोर का माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल का गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा गया है क्वेश्चन AWS। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, MS वर्ड में मेल मर्ज एक ऐसा फीचर होता है जिसके माध्यम से आप किसी को ईमेल कर सकते हैं। एक ही लेटर को अलग अलग नाम व पते के साथ भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? मेल मर्ज का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, मेल मर्ज की मदद से एक ही फॉर्मेट का लेटर, इनविटेशन या नोटिस कई लोगों को के अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का चिन्ह क्या होता है? इसमें देखिए डॉलर का यूज होता है। इसका यूज होता है डॉलर का। जैसे एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम लिख दें A1 $1, है ना। इसका मतलब ये जो पहला रो है ना, ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है? देखिए, एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डॉलर का उपयोग किया जाता है। जैसे इसे फार्मूला कॉपी करने पर सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं कहीं कॉपी भी कर देंगे ना, तब भी नहीं बदलेगा, फिक्स हो जाता है। इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इससे। ईमेल में स्पैम का क्या अर्थ है? तो स्पैम का मतलब क्या होता है? अनचाहा या बेकार मेल। ठीक है, ईमेल से एक बहुत छोटा टॉपिक होता है ईमेल। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर सेट में क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, बट जो भी बेसिक चीज़ें आप सबको आनी चाहिए। देखिए, स्पैम मेल जैसे ऐसे ईमेल होते हैं जो बिना आवश्यकता के भेजे जाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, फ्रॉड मैसेज हो गया, है ना। ये सब यूजर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 www में URL का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका जो मकसद होता है ना, वेबसाइट का एड्रेस बताना। बी आंसर होगा। ठीक है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी वेबसाइट या वेब पेज का पूरा एड्रेस होता है जिससे ब्राउज़र सही सोर्स तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आइडेंटिटी थेफ्ट का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की पहचान चुरा कर उसका गलत यूज करना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप सबको बताए ही थे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट में किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, बैंक डिटेल्स का गलत तरीके से उपयोग करना। ठीक है, जिससे फाइनेंशियल नुकसान हो सके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि ऑनलाइन पेमेंट टूल में OTP का मुख्य उद्देश्य क्या है? OTP क्यों भेजा जाता है? मतलब वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो यूजर वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी बढ़ाना, इसके लिए किसका यूज किया जाता है? OTP, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में भी आता है OTP। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको 25 क्वेश्चन का सेट कैसा लगा? आप सब अपना नंबर, आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।